एक बार जब सरकार ने पैसे का स्वाद चख लिया तो इसकी भूख बढ़ती गई। अमीर डैडी ने कहा, तुम्हारे डैडी और मैं पूरी तरह विरोध में हैं। वे सरकारी अफसर हैं और मैं पूंजीपति हूँ। हमें विपरीत व्यवहार के कारण पैसे मिलते हैं और हमारी सफलता को तोलने के तराजू भी अलग अलग हैं। उन्हें पैसे खर्च करने और लोगों को नौकरी देने के लिए पैसे मिलते हैं। वे जितना ज्यादा खर्च करते हैं और जितने ज्यादा लोगों को नौकरी देते हैं, उनका संगठन उतना ही ज्यादा बड़ा बनता है। सरकार में बड़े संगठन को सम्मान दिया जाता है। दूसरी ओर अपनी कंपनी में मैं जितने कम लोगों को नियुक्त करता हूँ और जितने कम पैसे खर्च करता हूँ, मेरे निवेशक मेरा उतना ही ज्यादा सम्मान करते हैं। इसलिए मैं सरकारी लोगों को पसंद नहीं करता। प्रायः उनके लक्ष्य कारोबारी लोगों से भिन्न होते हैं। जब सरकार में कर्मचारियों की संख्या बढ़ती है तो उन्हें तनख्वाह देने के लिए पहले से ज्यादा टैक्स डॉलर्स की जरूरत होती है। मेरे शिक्षित डैडी सचमुच मानते थे कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। वे उन्हें जॉन एफ कैनेडी बहुत पसंद थे, खास तौर पर पीस कार्प का विचार। वे इस विचार को ज्यादा पसंद करते थे कि वे और मेरी माँ दोनों ही पीस कार्प के लिए काम करते थे तथा मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जाने वाले स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करते थे। वे हमेशा अतिरिक्त अनुदानों और बजट बढ़वाने की कोशिश करते थे ताकि वे अधिक लोगों को नियुक्त कर सकें। शिक्षा विभाग की नौकरी में भी और पीस कार्प में भी। जब मैं 10 साल का था तभी से अमीर डैडी मुझसे कहते आ रहे थे कि सरकारी कर्मचारी आलसी चोरों का गिरोह है। लगभग तभी से मेरे गरीब डैडी मुझसे कहते आ रहे थे कि अमीर लोग लालची और बदमाश होते हैं जिन्हें सरकार को ज्यादा टैक्स देना चाहिए। दोनों ही विचारों के पक्ष में उपयुक्त तर्क दिए जा सकते थे। मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था कि शहर के बहुत बड़े पूंजीपति के लिए काम करने के बाद एक ऐसे पिता के पास लौटूं जो एक शीर्ष सरकारी अफसर थे। यह तय करना आसान नहीं था कि किस डैडी की बात पर यकीन किया जाए। लेकिन जब आप टैक्स के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो एक दिलचस्प पहलू सामने आता है। जैसे मैंने कहा था, टैक्स इसलिए लागू हो पाए क्योंकि जनता अर्थशास्त्र के रॉबिन हुड सिद्धांत में यकीन करती थी। अमीरों से छीनो और बाकी सब में बांट दो। समस्या यह थी कि सरकार की पैसे की भूख इतनी बढ़ गई थी कि जल्द ही मध्यम वर्ग पर भी टैक्स लगाने की नौबत आ गई और वहाँ से ये नीचे खिसकने लगे। दूसरी तरफ अमीरों ने इसे एक अवसर के रूप में देखा क्योंकि वे उन्हीं नियमों के हिसाब से नहीं खेलते हैं जिनसे जनता खेलती है। अमीर लोग कॉर्पोरेशंस के बारे में जानते थे जो समुद्री जहाजों के दिनों में लोकप्रिय थे। अमीर लोग हर समुद्री यात्रा में संपत्ति के अपने जोखिम को सीमित करने के लिए कॉर्पोरेशन का उपयोग करते थे। हर समुद्री यात्रा के लिए अमीर लोग अपना एक पैसा कॉर्पोरेशन में डाल देते थे। फिर कॉर्पोरेशन खजाने की तलाश में नए संसार की यात्रा करने के लिए जहाजियों को नियुक्त करते थे। अगर जहाज डूब जाता था तो जहाजियों की जान चली जाती थी, लेकिन अमीरों को सिर्फ उतने ही पैसे का नुकसान होता था जितना उन्होंने उस खास समुद्री यात्रा में निवेश किया था। कानूनी कॉर्पोरेट तंत्र के ज्ञान की बदौलत अमीर लोग दरअसल गरीबों व मध्यम वर्ग से बहुत अधिक लाभप्रद स्थिति में रहते हैं। चूँकि मुझे 2 डैडियों, एक समाजवादी और दूसरे पूंजीपति ने शिक्षा दी थी, इसलिए मुझे जल्द ही यह एहसास होने लगा कि पूंजीपति के दर्शन में ज्यादा आर्थिक समझदारी नजर आती है। मुझे ऐसा लगा कि वित्तीय शिक्षा की कमी के चलते समाजवादी अंततः खुद को ही सजा देते हैं, चाहे अमीरों से छीन लो के नारे लगाने वाली भीड़ कितने भी जतन कर ले। अमीर लोग हमेशा उसे हराने का कोई न कोई तरीका खोज लेते थे। इसी कारण मध्यम वर्ग पर टैक्स लगे। अमीर लोगों ने बुद्धिजीवियों से ज्यादा चतुराई सिर्फ इसलिए दिखाई क्योंकि वे पैसे की शक्ति को समझते थे, एक ऐसा विषय जो स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। अमीर लोगों ने बुद्धिजीवी वर्ग को किस तरह हराया? अमीरों से छीन लो। टैक्स जब एक बार पारित हो गया तो सरकारी तिजोरी में पैसा आने लगा। शुरुआत में लोग इस बात से खुश हुए। पैसा सरकारी कर्मचारियों और अमीरों के पास जाने लगा। सरकारी कर्मचारियों के पास यह नौकरी और पेंशन के रूप में गया। अमीरों के पास यह उनकी फैक्ट्रियों के जरिए मिले सरकारी अनुबंधों से आया। सरकार के पास ढेर सारे पैसे थे, लेकिन समस्या उसके वित्तीय प्रबंधन की थी। हर सरकारी विभाग का लक्ष्य होता है कि उसे जो पैसा आवंटित किया गया है वह बचना नहीं चाहिए, बल्कि पूरा खर्च होना चाहिए। यदि आप अपनी आवंटित राशि खर्च नहीं कर पाते हैं तो अगले बजट में इसके कम होने का जोखिम रहता है। ऐसा होने पर आपको निश्चित रूप से कार्यकुशल नहीं
नहीं माना जाएगा। दूसरी ओर पैसे बचाने वाले के लिए कारोबारी लोगों को पुरस्कृत किया जाता है और उनकी कार्यकुशलता की प्रशंसा होती है। जब बढ़ते सरकारी खर्च का यह चक्र जारी रहा तो पैसे की मांग बढ़ गई और अमीरों पर टैक्स लगाओ के विचार को थोड़ा बदला गया और इसमें कम अमीर लोगों को भी शामिल किया गया। एक वक्त ऐसा आया जब इसमें वही लोग शामिल हो गए जिन्होंने इसके समर्थन में वोट दिया था, यानी गरीब और मध्यम वर्ग। सच्ची पूंजीपतियों ने इसे बचने का तरीका खोजने के लिए अपने वित्तीय ज्ञान का उपयोग किया। वे कारपोरेशन की शरण में गए। जिन लोगों ने कभी कारपोरेशन नहीं बनाया उन्हें यह पता ही नहीं होता कि दरअसल कारपोरेशन जैसी कोई चीज नहीं होती। कारपोरेशन सिर्फ एक फाइल फोल्डर है जिसमें कुछ कानूनी दस्तावेज रहते हैं जो किसी वकील के ऑफिस में रखा रहता है और राज्य सरकार की किसी एजेंसी में पंजीकृत होता है। यह कोई बड़ी इमारत, फैक्ट्री या लोगों का समूह नहीं होता। कारपोरेशन सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज होता है जो बिना आत्मा वाली एक कानूनी शरीर बनाता है। इसका उपयोग करने से अमीरों की दौलत एक बार फिर सुरक्षित हो गई। कारपोरेशन इसलिए लोकप्रिय हुआ क्योंकि कारपोरेशन की इनकम टैक्स दर व्यक्तिगत इनकम टैक्स दरों से कम होती है। इसके अलावा कारपोरेशन को टैक्स चुकाने से पहले कुछ खर्च करने की अनुमति होती है। अमीरों और गरीबों के बीच यह लड़ाई सदियों से चली आ रही है। जब भी और जहाँ भी कानून बनाए जाते हैं यह युद्ध लड़ा जाता है और अनंत काल तक चलेगा। समस्या यह है कि इसमें जो लोग हारते हैं वे अज्ञानी होते हैं। वे जो हर दिन सुबह उठते हैं, नौकरी में मेहनत करने चले जाते हैं और टैक्स चुकाते हैं। अगर वे बस इतना समझ ले कि अमीर लोग किस तरह खेलते हैं तो वे भी उसी तरह खेल सकते हैं। फिर वे भी पैसे की तंगी से आजाद होकर वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर चल सकते हैं। इसलिए मैं हर बार सिहर जाता हूँ जब भी मैं किसी अभिभावक को अपने बच्चों को यह सलाह देते सुनता हूँ कि स्कूल जाओ ताकि सुरक्षित नौकरी मिल सके। जिस व्यक्ति के पास पैसे की समझ या वित्तीय शिक्षा नहीं है वह किसी सूरत में नहीं बच सकता, चाहे उसकी नौकरी कितनी भी सुरक्षित क्यों न हो। आज अमेरिका का आम कर्मचारी सिर्फ अपनी टैक्स चुकाने के लिए सरकार की खातिर 5-6 महीने काम करता है। मेरी राय में यह बहुत लंबा समय है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं आपको सरकार को उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि अमीरों से छीन लो का यह विचार उन्हीं लोगों पर भारी पड़ गया जिन्होंने उसके समर्थन में वोट दिया था। जब भी लोग अमीरों को सजा देने की कोशिश करते हैं तो अमीर चुपचाप उसे सहन नहीं करते, वे पलटकर वार करते हैं। उनके पास पैसा, शक्ति और संकल्प होता है जिसके दम पर वे परिस्थितियों को बदल सकते हैं। वे बस चुपचाप बैठकर स्वेच्छा से ज्यादा टैक्स नहीं चुकाते हैं। इसके बजाय वे अपनी टैक्स के बोझ को न्यूनतम करने के तरीके तलाशते हैं। इसके लिए वे चतुर वकीलों और अकाउंटेंट्स को नियुक्त करते हैं। इसके लिए वे राजनेताओं को राजी करते हैं कि वे या तो कानून बदले या फिर कानूनी छिद्र छोड़े। परिस्थितियाँ बदलने के लिए वे अपने संसाधनों का उपयोग करते हैं। अमेरिका के टैक्स कानून में टैक्स बचाने के कई रास्ते हैं। इनमें से ज्यादातर रास्ते हर व्यक्ति के लिए खुले हैं, लेकिन इन्हें खोजते सिर्फ अमीर लोग ही हैं क्योंकि वे अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर 1031 का मतलब है इंटरनल रेवेन्यू कोड का अनुच्छेद 1031। इसमें बेचने वाले को किसी मकान या जमीन बेचने से हुए मुनाफे पर टैक्स नहीं देना पड़ता अगर वह उससे महंगा मकान या जमीन खरीद ले। रियल एस्टेट एक ऐसा पूंजी निवेश है जो टैक्स के क्षेत्र में बहुत लाभकारी है। जब तक आप अपनी पुरानी रियल एस्टेट बेचकर ज्यादा महंगी रियल एस्टेट खरीदते रहेंगे तब तक आपको मुनाफे पर टैक्स नहीं देना पड़ता। जो लोग कानून के तहत दी जाने वाली इन टैक्स बचतों का लाभ नहीं लेते हैं वे अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बनाने का बहुत बड़ा मौका गंवा रहे हैं।